जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बहरी हुई। नमस्कार, मैं अंकित गहरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मौजूद हूँ जिनका नाम है योगेश डिमरी। काम है पत्रकारिता और उसके माध्यम से जनता को, समाज को सुधारने का प्रयास करने का। रहते ऋषिकेश में है तो सोचा क्यों ना शुरुआत ऋषिकेश से करते हैं, क्योंकि ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक बड़ा ही प्यारी नगरी योग नगरी को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। टटोला झुंकोला तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हमारी जो योग नगरी है वो योग नगरी नहीं रह गई, बल्कि वो शराब नगरी बन चुकी है। हमारा जो युवा है, हमारे छोटे भाई है, चाहे हमारी बहनें क्यों ना हो, वो एक ऐसे नशे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है कि जिस उम्र में माँ बाप का सहारा बनना था, आज उसी उम्र में उनको माँ बाप को सहारा देने की जरूरत पड़ रही है। कहानी बहुत छोटी सी है, मगर जो सुनाने जा रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा। सड़कों में उतरे, जगह जगह घूमे, ढूंढा, प्रयास किया, काफी तस्करों को भी निकाल के रखा, मगर 1 सितंबर की रात को, 1 सितंबर के दिन में इनके साथ कुछ चीजें घटित होती हैं। कॉल आता है, बुलाया जाता है, उसके बाद इस तरीके से उनको कर दिया जाता है। आपने पूरी खबर देखी होगी 1 सितंबर की क्या कुछ थी, मगर वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तो आज हमारे साथ डिमरी सर मौजूद हैं, मगर सबसे पहले आप सभी का जो एक पहला सवाल आपके भी दिमाग में वो आ रहा होगा कि उनसे मैं पूछूं कि सर कैसे हैं आप कैसा स्वास्थ्य है, किस तरीके से हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत है लोकार्पण का। और आपका गैरोला जी का, आप युवा हैं और आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं और करेंगे भी। हमें हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोग स्वस्थ हैं, अब बहुत बेहतर हो रहे हैं, बस थोड़ा प्लास्टर है। और जुबान आप देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे अभी तार लगी हुई है। और बीच में जो बांध रखा था वो 3 अक्टूबर को डॉक्टर ने काट दिया। 2 4 5 दिन में शायद ये भी ऊपर नीचे की प्लेटें भी हटा दें। वो प्लास्टर भी शायद एक आध महीने बाद हट जाए। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, सभी जनता का हमारा समर्थन है हमारे पे, जो हम आज इस स्थिति में हैं कि आपको जवाब दे पा रहे हैं। और जो गलत हो रहा है ऋषिकेश में, वो कुछ हद तक लगाम लगा पा रहे हैं आप लोगों के सबके प्रयासों के माध्यम से। जी। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कर भला सो हो भला, और शायद 90% जो ऋषिकेश की जनता है, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार प्रेम से आज वापस से योगेश सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं 90 ही क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लगता है सर 10% आप बहुत भली बात ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं 10% 100% क्यों नहीं कर रहा हूँ, 90 ही क्यों कह रहा हूँ। ये असल में क्या है ना, जब तक हम लोग जो हमारे कंट्रोल करने वाले हैं, जो हमारा व्यवस्था है, हमारा सिस्टम है, हमारे पुलिस है, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जब तक वो नहीं आगे आएंगे तब तक 100% नहीं हो पाएगा। 90% जनता का दबाव है, आप जैसे पत्रकारों का दबाव है कि जो 90% है, 10% इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे जो नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद और जो इनके कार्यकर्ता हैं और जो पुलिस है, सिस्टम है, जब तक ये नहीं आगे आएंगे तब तक वो 10% क्या, वो और आगे बढ़ सकता है। 20% हो सकता है, 30% होता है, क्योंकि जनता का दबाव भी धीरे धीरे कम होता है, हमारा दबाव भी धीरे धीरे कम होता है, तो ये फिर जो है बढ़ेगा। इसलिए इनको आगे आने की जरूरत है, इसलिए इनको सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात की है सर ने, और कई पत्रकार भाई ऐसे भी, मैं खुद हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि मैं बेबाक बोला, कोई बोलता है मैं कुछ बोला, मैं कुछ बोला, मगर मुझे लगता है शायद पत्रकारिता के नाम पर जिस तरीके से बेबाकिता और स्पष्टता के साथ डिमरी सर ने अपना कार्य किया था, और आज भले उनको उसका जो फल मिला कुछ इस तरीके से मिला, मगर उन्होंने इस सब क्रांति करने के लिए काफी हमारे युवा साथियों को भी सही किया, काफी को सही राह पर भी पहुंचाया। मगर सर ये तमाम चीजें हुई है, मगर आज भी सवाल लोगों के बहुत सारे हैं कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी योगेश डिमरी जी को कि उनको 1 तारीख को एक कॉल आता है और वो चले जाते हैं बिना कुछ बताए। क्योंकि इससे पहले भी आपने कई तस्करों को पकड़ा, कई जगह छापे मारे हैं, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे कोई छोटी दुकान है, या फिर कोई स्कूटी में ही बेच रहा हो, मगर 1 तारीख को ऐसा किसका कॉल आपको आ जाता है जिसकी वजह से आपको सीधा उठकर आ जाना पड़ता है? ये 1 तारीख को नहीं, हमें 20 अगस्त से, हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने 5 6 बार बताया हमको, मिलते थे हमें, तो कहते थे कि यार इंदिरा नगर जाओ, वहाँ रोज 200 पेटी उतर रही है, और हम और जगह तो जा रहे हैं लेकिन इंदिरा नगर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी खबरें आ रही थी तो हम वहाँ जा रहे थे। उसके बाद एक संजय सिलवाल हमारे साथी हैं, उनको भी फोन आता है कि आप इंदिरा नगर आइए, और उन्होंने फिर हमें बताया कि आप इंदिरा नगर क्यों नहीं जा रहे हैं।
तो हम 10 दिन से हमें जो है लगातार पहले सुरेंद्र सिंह नेगी, फिर संजय सिलवाल, फिर हमें जो है 3 दिन पहले से यानी कि 29-30 अगस्त से हमें भी कॉल आने लग गए थे, व्हाट्सएप कॉल आने लग गए थे। 1 सितंबर की सुबह 5:30-6 बजे से हमें ये बताने लग गए थे कि आप जो है तैयार रहिए क्योंकि गाड़ी जो है रानी पोखरी से चल पड़ी है। फिर कॉल आता है कि आपकी गाड़ी नटराज पहुंच चुकी है। फिर कॉल आता है कि गाड़ी घर में घुस गई है। वो क्योंकि हम लोग पहले से हमें बता दिया गया था कि आप 1 तारीख को तैयार रहेंगे तो हम लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। वो कॉल हुई थी, व्हाट्सएप कॉल। तो हम 1 तारीख को पहले से तैयारी करके गए थे कि हम लोग 1 तारीख को इंदिरा नगर में खबर करेंगे और वहाँ पे जो चल रहा है शराब तस्करी का उसको जनता को भी बताएंगे, सिस्टम को भी बताएंगे, सरकार को बताएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, उल्टा वो खबर करने की बजाय हम खबर बन गए, हम ट्रैप हो गए और हम पर हमला हो गया। और हमारे जो साथी थे वो बच गए। उन्होंने फिर पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी आ गई थी। उसके बाद हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है, निवर्तमान पार्षद राजू भाई भी आ गए थे। फिर वो हमें वहां से बचा के ले आए। वो बाकी आपको घटना है तो सब पता ही है पहले। अच्छा, मतलब 20 तारीख से आपको ट्रैप करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि इंदिरा नगर की बात हर बार हो रही थी कि इंदिरा नगर में 20 पेटियां उतर रही है, 200 पेटियां उतर रही हैं। तो हर बार इंदिरा नगर का ही नाम लिया जा रहा था। कारण इसलिए था कि जो माफिया है वो वहां रहता था, वहीं ट्रैप करते अपने घर के पास। सिर्फ ट्रैपिंग का चल रहा था या फिर इससे पीछे जब आप जाते थे किसी भी जगह पे, तो पहले मैं इस पूछूंगा कि सिर्फ ट्रैपिंग का ही चल रहा था ये सारा? ये ट्रैपिंग ही था क्योंकि बाकी जगह की जो हमें खबरें आई वो तो पुष्ट आई। वहां पे हम गए तो हमें दिखा कि वहाँ शराब बिकती है तो हमने खबर भी की। जैसे हमने शामपुर जो पुलिस फाटक है वहां पे हमें खबर आई थी तो हम गए तो वहां पे शराब मिली गाड़ी में। हमने गाड़ी में देखा, नंबर भी मिला था हमको तो हमने गाड़ी पकड़ी, अल्टो थी। उसमें कम से कम 30-35 पेटियां शराब मिली थी। नटराज चौक में जो इंद्रमणि बडौनी चौक है उससे जो देहरादून वाली रोड है वहां पर हमें एक महिंद्रा बोलेरो जो बड़ी छोटा हाथी टाइप का होता है उस पर 135 पेटियों की खबर मिली थी तो वहां पकड़ी भी गई वो। तो खबरें हमें जो मिल रही थी उस पर पुष्टि हो भी रही थी, हम लोग जा रहे थे, कवर भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ ट्रैपिंग था ये हमें तब पता चला जब हम लोग वहां फंस गए, जब हम पिटने लगे तब हमें लगा कि हमें ट्रैप करके इंदिरा नगर बुलाया गया और यहाँ हमें मारने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र बनाया गया। तो सर अकेले गए थे आप उस दिन? ना, उस दिन हम 5 लोग थे। मैं था, हमारे संदीप भाई थे और धर्मवीर प्रजापति भाई थे, अमित चौहान जी थे और वीरेंद्र भाई थे। वीरेंद्र हैं हमारे, वीरेंद्र बीज भाई, उदय न्यूज वाले, वो भी थे। हम 5 लोग गए थे वहां पर मैं आगे था, ये काफी पीछे थे। जब वहां से हमला हुआ तो ये हमें बचाने के चक्कर में, पुलिस को फोन करने के चक्कर में ये अलग हो गए। सर सुबह 6:30 बजे तक आपको कॉल है, तो आप वहाँ पे समय कौन से समय पे वहाँ पे हम पहुंचे? लोग घर से 5:30 बजे चल पड़े थे। अच्छा। 5:30-6 बजे हम लोग चले। उसके बाद हम 6:30-7 बजे तक हम इंदिरा नगर पहुंच चुके थे, 4-5 लड़के लोग, 5 लड़के लोग। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां उसके घर के आसपास रहे। जब हमें फोन आ रहा था तो हम उसके आसपास ही थे। पर हमें ताजुब होता है कि सुनील गंजे को पता था कि हम कब कोयल घाटी पहुंचे, क्योंकि जब वो हमें मार रहा था तब बता रहा था कि तू इतने समय पे कोयल घाटी में था, फिर तू इंदिरा नगर आया, इतने समय पे तू रेलवे स्टेशन था। यानी कि उसने पहले से ही कई दिनों से मुखबिर रखे हुए थे जगह जगह, जो हमारी हर स्थिति को देख रहे थे, भांप रहे थे। इसका मतलब ये योजना बहुत पहले से बन रही थी और इस योजना का जो है सरकार ने भी संज्ञान लिया। इसलिए एसएसपी साहब ने यहाँ पे कई पुलिस वालों को इधर से उधर किया, भंग भी किया एसओजी। तो इसका मतलब इस षड्यंत्र का पुलिस को भी पता था, तभी उनको जो है ये सजा मिली। एसएसपी साहब ने इसी बात पे आ रहा था सर कि तमाम चीजें होती हैं। 1 तारीख पे आप पे अटैक होता है, उसके बाद सारी जनता सड़कों में होती है, हल्ला होता है, सुनील गंजे को पकड़ लिया भी जाता है। उसके बाद एक खबर सामने आती है कि भाई अब प्रशासन के भी कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा सिपाहियों को, कांस्टेबल को यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। तो ये क्यों किया गया? क्यों प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ संलिप्त है इसमें? देखिए, जब हम खबरें कर रहे थे 3 महीने से लगातार जगह जगह जाके, तो जहां हम जनता से पूछते थे तो जनता खुद कहती थी कि इसमें पुलिस मिली हुई है, इसमें स्थानीय विधायक मंत्री की भूमिका है, इसमें सरकार की भूमिका है। तो खुद एलिगेशन जनता लगाती थी हमारी खबरों के माध्यम से कि वाकई में जो है इसमें रोल पुलिस का भी है, स्थानीय प्रतिनिधि का भी है और सरकार का भी है और सिस्टम का भी है, सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो जब हम पर ये हमला हुआ तो शायद इनको अंदर खाने जानकारी थी एसओजी को कि ऐसा होने वाला है, लेकिन इन्होंने रोकने की बजाय उस घटना को अंजाम होने दिया। इस एवज में एसएसपी ने इनका ट्रांसफर वगैरह किया होगा, जहां तक हमें अंदेशा है, वरना इतनी बड़ी कार्रवाई तुरंत होती नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने एसओजी को हटा दिया, यहाँ के कई कांस्टेबलों को इधर का उधर कर दिया, और मेन जो एसएचओ साहब है जिनके नियंत्रण में ये सब थे,
उनको आपने यही रखा हुआ। जो आबकारी निरीक्षक है, जिसको पकड़ना चाहिए था इन तस्करों को, वो खाली बैठी हुई है, उनको भी आपने यही रहने दिया। सीओ साहब को यही रहने दिया। इसका मतलब आप चाहते हो कि दोबारा से नशा तस्करी बढ़े, ये सवाल उठ रहे हैं। और हमारे ही मामले में देखो, अभी तक 3 पकड़े गए और हमें लगता है कि 10 से 15 से ज्यादा लोग वहां पे थे जिन्होंने हम पर हमला किया। 3 ही को पकड़ा, वो भी आपने रो रो के पकड़ा है। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मंशा जो है तस्करों के खिलाफ सही नहीं है, दोबारा से वो धंधा हो सकता है। इसलिए हमें डर है कि हमारे जो भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं, वो फिर से इस गर्त में आएंगे, फिर से जो उनको यही माहौल मिलेगा। सर एक सवाल और उठता है कि तमाम चीजें हुई, पिछले 2 महीने से आप लगे रहे, जब आपके साथ ही हुआ, तो क्या योगेश डिमरी ने ऐसी त्रुटि क्यों करी कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के किसी भी कोतवाल में, क्योंकि कोतवाल भी यही कह रहा था कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था कि वो कब वहां जाते हैं, ना आबकारी विभाग में किसी को ऐसे बोल रहे हैं कि भाई डिमरी जी यहाँ आए थे, उन्होंने बोला मुझे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो जाती है एक ऐसे पत्रकार से जो कि धरातलिया है, जिसको सब पता है? देखिए, हम पहले भी हमने जो खबरें की, कई दुकानों में हमने अगर शराब की खबर की या कोई हमने गाड़ी पकड़ाई है, जैसे आपके नटराज चौक में पकड़ाई, श्यामपुर फाटक में पकड़ाई, वो हमें इन्फॉर्मेशन आई तो हम लोगों ने वहां पे खबर की तो पुलिस आई, पुलिस ने माल बरामद किया। तो हमें भी लगा कि शायद यही खबर होगी कि भाई वहां पेटियां उतर रही थी, हम खबर करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस वाले जब्त करेंगे माल और हम लोग अपना काम करेंगे। पर एक हिस्ट्री शीटर के यहाँ ये षड्यंत्र 4-5 दिन से चल रहा है कि वो हमें मारने की योजना बना रहा है इस उत्तराखंड के अंदर। तो ये तो सिस्टम की लापरवाही है ना। हम तो खबर करने गए थे, हम कोई उसके यहाँ घर छापा मारने तो गए नहीं थे। और अगर कोतवाल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया, तो कमियां तुम्हारे अंदर है कि वो लोग हमें फोन कर रहे हैं कि यहाँ ये चीज हो रही है। क्योंकि पहले जो हमने 50-100 खबरें की है, उस पे तो हमें बताया ना। वहां की जनता तो ये कह रही है कि पुलिस को हम बताएं क्यों, जब पुलिस खुद मिली हुई है, इसमें सिस्टम मिला हुआ है। तो जनता को विश्वास ही खत्म हो गया इस पुलिस से, सिस्टम पे। क्योंकि आप आज भी देख रहे होंगे कई जगह शराब बिक रही है, वहां क्या कर रही है पुलिस? चंद्रेश्वर नगर से लेके हर जगह चरस बिकने लग गया, दोबारा गोविंद नगर, बनखंडी, हर जगह बिक। आज पुलिस क्यों नहीं कर रही है कुछ? वो इसीलिए कि जनता का विश्वास खो दिया। जनता बताना भी नहीं चाहती इनको, क्योंकि ये वहां जाके जो है रोकने की बजाय उल्टा उनसे कुछ ले देकर जो है मामले को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करें। तो मेन पुलिस को अपनी विश्वसनीयता जनता पे बनानी पड़ेगी, और जो उनको दिख रहा है कम से कम वहां तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम तो, किसी ने हमें बुलाया कि यहाँ पर ये हो रहा है, हमें जाना था, क्योंकि हमें बुलाया तो हमने जाना था। हम आपको बताते तो पता चलता कि वो ऐसा क्या बोलते हैं कि आप उसको पहले ही बोल देते कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मत करो ये काम। तो ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने उनको बताया नहीं। लेकिन सुरक्षा कहाँ पर क्या हो रहा है, एलआईयू क्यों है, एसओजी क्यों है, वो इसीलिए तो है कि कहीं कोई बड़ी वारदात होने वाली है तो पहले से सचेत करके आप उस हिस्ट्री शीटर को निगरानी में रखें, उस पर कंट्रोल करें। आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने क्यों नहीं बताया। आपको जनता ने क्यों नहीं बताया, आपकी विश्वसनीयता क्यों खो गई है, सबसे बड़े सवाल ये हैं। बिल्कुल सही बात है। पर सर एक वीडियो जब वायरल होता है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक साथ में कांस्टेबल भी हैं, अब ये नहीं पता वो कांस्टेबल है कौन थे, मगर पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे, दो वहाँ पे खड़े हुए थे। अब ये बताइए मुझे कि वो वहाँ पे खड़े होने के बाद भी उनका कुछ रवैया नहीं रहता, इस विषय में क्या कहेंगे आप? अब वही है ना, देखिए आप, इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है तस्करों के साथ कि ये तस्करों के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाते। वो 2 पुलिस वाले हमें बचाने के लिए आए थे, या वो जो गंदी गंदी गालियां दे उसे सुनने के लिए आए थे? ना वो हमें बचा रहे हैं, वो चुपचाप ऐसे खड़े हुए जैसे खुद भय में है, खुद डर में है। सुनील गंजा उनके सामने कह रहा है कि वो मेरा तमंचा निकालो, इसकी कनपट्टी में मैं तमंचा मारता हूँ, और वो गंदी गंदी गालियां ही पुलिस वालों के सामने दे रहा है। तो इसका मतलब पुलिस की जो छवि है इन तस्करों के आगे भी और जनता के आगे भी खत्म हो गई है, धूमिल हो गई है, क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट है उनसे। ये तो स्पष्ट है ना, हमने जो खबरें भी की उसमें भी स्पष्ट दिखा कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए तो आप गंजे के सामने चुपचाप खड़े हैं और गंजा कह रहा है कि तमंचा लाओ, मैं तमंचे से मार दूं। फिर आप मेरे को बचाने के लिए आगे नहीं आ पा रहे, मैं वहां बैठा हूं, आप मुझे उठाने के लिए नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप डर गए। आप डर गए कि ये गंजे के सामने अगर हम इसको उठाएंगे तो गंजे के सामने हमारी छवि खराब हो जाएगी, या हम इससे अगले दिन कैसे पैसे लेने आएंगे, अगले दिन हम इससे कैसे हफ्ता वसूली करेंगे। ये बड़े सवाल हैं। जो पुलिस अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, ये आने वाले कल में पुलिस के लिए ही खतरा है। क्योंकि जिस दिन जनता जो है फिर अपने पे आ गई तो लॉ एंड ऑर्डर सारे ध्वस्त हो जाएंगे, और फिर जो है फिर सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा कि हम पुलिस की विश्वसनीयता कैसे जनता के बीच दोबारा कायम करें। वो तभी हो पाएगी जब ईमानदारी से काम करेंगे थोड़ा बहुत। सर ये सब होता है, फिर उसके बाद कोतवाली पहुंचते सब, और मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा सर, शायद उनके दर्द भी हो रहा है मुंह पे।
उसके बाद कई लोगों पे ना केस हो जाते हैं, 40 लोगों पे केस होता है बाय नाम, उसके बाद अन्य लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें होना, इसके बाद भी जबकि आपके पास पुख्ता सारी चीजें हैं, एक वीडियो क्लिप आपके सामने आती है, उसके बाद कई वीडियो क्लिप आती है जिसमें एक व्यक्ति खुद अपना पेट काट कर अस्पताल पहुंच जाता है ये कहकर कि हाँ इतने लोग थे उतने लोग थे, नाम भी ले रहे हैं। तो उसके बाद भी इतनी सारे सबूत होने के बाद भी क्यों चुप है सब? वो असल में क्या है ना, सिस्टम से लोग डरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो पुलिस हमें फर्जी केस में अंदर कर देगी। अभी हमारा साथी अरविंद अटवाल है, उसको तो फर्जी केस में 14-15 दिन के लिए जेल ही डाल दिया इन्होंने। हाँ। तो जब ऐसा करते हैं तो लोग डरते हैं, लोगों के अपने कई काम है, वो जेल जाने से अच्छा अपने बच्चों को पालेंगे। इतनी महंगाई का जमाना हो गया, अपने जीवनचर्या के लिए अपना समय देंगे। तो पुलिस से डर के खौफ की वजह से लोग चुप हैं। और आप देखेंगे कि हमारे मामले में जो आदमी वहां पर हमें मार रहा है, या जो आदमी वहां पे खड़ा है वीडियो में दिख रहा है, वो आदमी बाद में एक सफेद शर्ट पहन के अपने यहाँ कट का निशान लगा के आता है, और उसको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा, जबकि उसकी 2-3 बार वीडियो हम लोगों ने रिलीज कर दी है। तो आप लगा लीजिए ना, हमारे जांच अधिकारी आगे पुलिस कोतवाल साहब कर क्या रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोबारा से यहाँ पर वही तस्करी वाला सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं जो पहले था। इनको कोई मतलब नहीं है कोई मरे पिटे, इनको मतलब है सिर्फ अपना हफ्ता महीने से। इनके हाईकमान को ही मतलब है, सरकार और सिस्टम को ही मतलब है कि वह पैसा आ जाए, कैसे भी आए, लोगों की जो है जीवन बर्बाद करके आए, या लोगों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आए, उनको नशे की गर्त में डाल के आए। इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी नैतिकता पूरी खत्म हो गई है। ये तनख्वाह पे नहीं, कमीशन पर जो है अपना जीवनचर्या चला रहे हैं। धन्यवाद सर आपका भी, और आप सभी का, जितने भी मेरी ऑडियंस उन सब की आपके लिए दुआएं रहेंगी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और फिर से एक बार हम देखें आंवला न्यूज के पत्रकार योगेश डिमरी को उन्हीं सड़कों पर, जिन सड़कों में हमेशा अपने युवाओं के लिए लड़ते हुए नजर आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए नजर आए, अपने हक हुकूम के लिए लड़ते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इन सारे मामलों के पीछे की एक चीज हमें बताई कि भाई किस तरीके से वो भी लड़े। संदीप भंडारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? पहले भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन से पूछने आए योगेश डिमरी जी की, बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत अच्छा हूँ भाई साहब, आप भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। 1 तारीख की बात, सब लोग कोतवाली में जमा थे। एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो कि लड़ते हुए अंदर से आता है बाहर की, मैंने एफआईआर करवा दी, मैंने एफआईआर करवा दी। इन सब के पीछे का ऐसा क्योंकि आप लड़ते हुए आए कि मैंने एफआईआर करवा दी? भाई साहब क्योंकि मुझे लग रहा था इस मामले में कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सब लोग राजनीति कर रहे हैं वहां पे। तो मुझे लगा कि यार मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि मैं योगेश डिमरी जी के साथ में था और बाकी उनकी माता जी का भी मुझे फोन आया था, और मुझे लगा कि मेरे को जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसलिए मैं सुनील गंजे के खिलाफ एफआईआर लिखवा के लाया। आप गए थे जब डिमरी जी भी वहाँ पे पहुंचे, जब उन पे मार पड़ रही थी, तो आप वहां से गए थे पुलिस को बुलाने। तो इतना समय क्यों लग गया वहां पे पुलिस का पहुंचने का? उसके बाद उनसे डिमरी जी को अस्पताल लेके आते, वहां पे भी एक स्कूटी हमें ऐसी मिलती जिसके अंदर तस्करों के नाम लिखे हुए हैं, थाना के नाम लिखे हुए कि यहाँ यहाँ हमने दे दिया है, पौवे मिल रहे हैं उसके अंदर। इतना टाइम क्यों लग जाता है कि अगले दिन एफआईआर होती है, उस दिन क्यों नहीं हुआ? भाई जी जब योगेश डिमरी जी पे हमला हुआ तो मैं भी उनके साथ में था। योगेश डिमरी जी पे हमला हुआ तो जैसे ही मैंने अपना फोन निकाला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरे पीछे 3-4 लोग धारदार हथियार लेके भागे। तो मैं अच्छा। कैसे करके अपनी जान बचा के आया वो मैं ही जानता हूँ। अच्छा। मैं वहां से निकला अच्छा। और तुरंत वहां के क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र भाई का, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो मेरे कहने पे आए, उनको बुला के लाया और वो आए, मेरी स्कूटी लेके आए और भाई साहब को बैठाया और तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, मामला काफ़ी लेट हो गई पुलिस को भी, क्योंकि सेम डे अगले दिन जब मुझे पता चला कि पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण भी मेरे को आगे बढ़ के आना पड़ा कि जब पुलिस वाले ये बोल रहे हैं और अपराधी बाहर मस्त घूम रहे हैं, तो मेरे को एफआईआर दर्ज करवाई मैंने अपनी। अच्छा, आप मुखरता से सामने आ रहे थे। अब क्या है पूरे केस का? क्योंकि 45 दिन पूरे हो चुके हैं, 46वां दिन होने वाला है, तो क्या कुछ अब चीजें होने वाली? क्योंकि 4-5 दिन तो योगेश डिमरी, हम न्याय दिलाएंगे, योगेश डिमरी को न्याय दिलाएंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 ये जो हवा है ये बंद होती हुई नजर आई। 45 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या मामला सामने आ रहा है? क्योंकि इतना समय हो गया, अभी भी धीरे धीरे करके अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। भाई जी मैं एसएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी ट्रेन की गति को जरा थोड़ा तेज करिए, आगे बढ़ाइए, जरा हमें भी लगे कि पुलिस कुछ कर रही है। हमें ये ना लगे कि आपने अभी कुछ समय पहले दर्जन से ज्यादा मतलब पुलिस कर्मियों को इधर से उधर ट्रांसफर किया, एसओजी भंग करी, तो इसका कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। ये ना लगे हमें कि वो भी
उन नशा तस्करों के आगे नतमस्तक हो गए। तो एसएसपी साहब, आज हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करिए और जितने भी आरोपी है 10 से 15 सबको गिरफ्तार करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लंबी भी वीडियो काफ़ी हो जा रही है। मगर क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कुछ समय और उसके बाद एक बार फिर से हम भी सर के पीछे वैसे ही जाएंगे जैसे पहले जाया करते थे, उसी तरीके से उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और बनेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।